अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका या उर्दू कहाँ पैदा हुई, आज हम इस खास मौजू पे बात करेंगे। उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका के बारे में मुख्तलिफ बयानात मिलते हैं। किसी ने इसको पंजाब की सर ज़मीन से वाबस्ता किया तो किसी ने सिंध से, किसी ने इसका ताल्लुक़ ब्रिज भाषा से जोड़ा तो किसी ने दक्कन से। जिन मुहक्किकीन के दावे कमज़ोर पड़ते हैं, दरअसल उनकी लिसानियात से कोई वाबस्तगी न थी। ये लोग दरअसल शायर और अदीब थे। उर्दू ज़बान के आगाज़ के हवाले से सबसे पहला नज़रिया सैयद सुलेमान नदवी ने दिया। अपनी किताब नुकूशे सुलेमानी में उन्होंने 3 अलग अलग बयानात दिए हैं। कहते हैं, सबसे पहले मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में 712 ईस्वी को सिंध में पहुँचते हैं, इसलिए वहाँ करीने कयास है कि उर्दू पैदा हुई। माहिर लिसानियात डॉक्टर ज़ोर इस पर लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध में एक ज़बान यकीनन इर्तिका पाती रही, मगर वो उर्दू न थी। वो उस ज़बान की कदीम शक्ल थी जो आज सिंधी कहलाती है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान लिखते हैं, अरबी फ़ारसी अल्फाज का हिंदुस्तान की किसी ज़बान में दाखिला उर्दू ज़बान की तश्कील की ज़मानत नहीं करता। सिंधी हिंद आर्याई होते हुए भी उर्दू या हिंदी से मुख्तलिफ है। कदीम सिंधी में अरबी अल्फाज के दाखिले से जदीद सिंधी वजूद में आई, न कि उर्दू। इसके बाद आज़ाद ने अपना नज़रिया पेश करते हुए कहा है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा खास हिंदुस्तानी ज़बान है। आज़ाद को जिस चीज़ ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया वो शायद ब्रिज के शहर आगरा की तारीखी अहमियत है, जिसे अकबर आज़म और जहांगीर ने अपना पाए तख्त मुकर्रर किया था और शाही जहां ने यहाँ अपने अहद का बड़ा हिस्सा गुजारा था। आज़ाद के इस नज़रिए की बड़ी अहमियत रही। कई लोगों ने कहा कि ब्रिज और उर्दू का माँ बेटी का रिश्ता है। इस नज़रिए के एतराज़ में कई एक मुहक्किकीन ने अपना एतराज़ पेश करते हुए कहा कि उनका ताल्लुक़ माँ बेटी का नहीं बल्कि बहनों का है, क्योंकि उर्दू और ब्रिज भाषा में बाज़ अहम लिसानी इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, जिनकी यहाँ मुख्तसर निशानदेही की जाती है। नंबर 1, ब्रिज भाषा में उस्मा, अपाल और उस्माई सिफात का इख्तिताम उमूमन आव पर होता है, यानी अलिफ वाव पर, जैसे अपनो यानी अपना, चलियो यानी चला, घोड़ो यानी घोड़ा। नंबर 2, उर्दू और ब्रिज ज़मायर में खासा फ़र्क है। उर्दू का तेरा और तुम्हारा ब्रिज में तेरो और तुम्हारो हो जाता है। ज़माने कदीम में ब्रिज में वाहिदे मुतकल्लिम के लिए हूँ मुस्तमिल था। दक्कन में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी रेख्तियों में 2 एक जगह हूँ बमाने में इस्तेमाल किया है। मसलन उनका ये शेर देखिए, प्यारा न खींच हूँ तू पे वारी, प्यारा न खींच हूँ तू पे वारी, हूँ तिल तिल तुमन पर थे वारी हो प्यारी। यानी प्यारा न खींच, मैं तू पे वारी या तुम पे वारी। ब्रिज भाषा में ज़मायर की जुदागाना शक्लें भी मिलती हैं जो उर्दू में नहीं मिलती, जैसे तो ही, ताहें, तेरा हो, तुम हो, मोही, मोहे, मेरा हो वगैरह। प्रोफेसर महमूद शिरानी ने पंजाब से उर्दू का रिश्ता जोड़ा। लिखते हैं, मुसलमानों ने सबसे पहले सिंध में हुकूमत कायम की। ये मुमकिन था कि वहाँ उन्होंने कोई हिंदुस्तानी ज़बान इख्तियार न की हो, लेकिन पंजाब में जहाँ उनकी हुकूमत 150 साल से भी ज़्यादा रही हो, वहाँ उन्होंने सरकारी, तिजारती, माशी और समाजी अगराज से कोई न कोई हिंदुस्तानी ज़बान इख्तियार की होगी। बाद में उस ज़बान को वो दिल्ली ले आए। लाहौर से जो ज़बान आई वो पंजाबी नुमा उर्दू या उर्दू नुमा पंजाबी रही होगी। दिल्ली में ये ज़बान ब्रिज और दूसरी ज़बानों के दिन रात के बाहमी ताल्लुकात की बिना पर आहिस्ता आहिस्ता तरमीम कबूल करती रही और उर्दू की शक्ल इख्तियार करती गई।
شیرانی نے اپنے نظریے کی تائید میں پنجابی اور اردو کی چند اہم مشترکہ خصوصیات گنائی ہیں۔ نمبر 1، پنجابی اور اردو میں علامت نا مشترک ہے، لیکن اس پہ یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ علامت صرف پنجابی کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ دہلی کے اطراف کی بعض دیگر زبانوں میں بھی ملتی ہے۔ اور نمبر 2، لفظوں کے اخیر میں نونی گنا کا اظہار، اور اس پر بھی یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ خاصیت بھی پنجابی سے مخصوص نہیں، دہلی کے آس پاس کی بولیوں میں قدیم زمانہ سے ملتی ہے۔ اور نمبر 3، پنجابی میں تشدید کا رجحان تیز تر ہے جبکہ اردو میں توازن کے ساتھ ہے۔ اور نمبر 4، پنجابی میں اردو کے بے کی جگہ عموماً واو استعمال ہوتا ہے، مثلا بیچ ویچ، بال وال، بگاڑ بگاڑ، برف برف۔ اور نمبر 5، پنجابی میں سے گئے مستقبل گا گی گے کی جگہ ساسی سے آتا ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری مسعود حسین خان کے نظریے کے قریب گئے ہیں۔ لکھتے ہیں، نئی تحقیقات کے مطابق سنسکرت، پالی، شورسینی، مہاراشٹری، مغربی اب برنش ایک زبان کے متعدد روپ ہیں۔ یہ زبان مدھیہ دیش کے وسط ملک بالائی دو آبے میں بولی جاتی تھی، جس سے نکھر کر یہ زبانیں بنی۔ اردو یا ہندوستانی اب برنش کے اس روپ سے ماخوذ ہے جو 11ویں صدی کے آغاز میں مدھیہ دیش میں رائج تھی۔ ڈاکٹر محی الدین قادر زور بھی ہندوستانی لسانیات میں لکھتے ہیں، اردو نہ تو پنجابی سے مشتق ہے اور نہ کھڑی بولی سے، بلکہ اس زبان سے جو ان دونوں کا مشترک سر چشمہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بعض باتوں میں پنجابی سے بھی مشابہ ہے اور بعض میں کھڑی سے۔ لیکن مسلمانوں کا صدر مقام صدیوں تک دہلی اور آگرہ رہا ہے، اس لیے اردو زیادہ تر کھڑی بولی سے ہی متاثر ہوتی گئی۔ ڈاکٹر زور جزوی طور پر ایک درست نظریہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ مذکورہ بالا تمام نظریات میں اہمیت کا حامل ہے اور اب تک اسی نظریے پر سبھی باتفاق رائے قائم ہے۔ وہ اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں لکھتے ہیں، قدیم دکنی زبان کے سلسلے میں اب تک ہریانوی کو بالکل ہی نظر انداز کیا ہے، حالانکہ یہی زبان ہے جو قطع نظر شہری دہلی میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ دوسرے ایڈیشن میں وہ اپنے نظریے پر نظر ثانی کر کے لکھتے ہیں، اردو برج ہریانی اور کھڑی بولی سے مل کر بنی ہے۔ وہ اپنی کتاب کا اختتام اس طرح کرتے ہیں، زبان دہلی و پیرامنش اردو کا اصل منبع اور سر چشمہ ہے، اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا۔ زبان دہلی و پیرامنش کی اصطلاحی روشنی انہیں حضرت امیر خسرو سے ملتی ہے۔ مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ اردو کا ڈھانچہ کھڑی بولی پر تیار ہوا ہے۔ جمنا پار کی ہریانوی اور کھڑی بولی قدیم اردو دکنی سے قریب تر ہے۔ جدید اردو اپنے صرف و نحو کے اعتبار سے مراد آباد اور رامپور کے اضلاع کی بولی سے قریب ہے۔ بعد میں برج بھاشا اردو کا لب و لہجہ متعین کرنے میں اثر انداز ہوئی۔ کھڑی بولی کے دو روپ ہیں، ایک روپ وہ ہے جو دو آبائی گنگ و جمن کے بالائی حصے سہارنپور، مظفر نگر اور میرٹھ میں رائج ہے۔ دوسرا روپ گنگا پار کے بجنور، رامپور اور مراد آباد کے اضلاع میں بولی جاتی ہے۔ ان اضلاع میں بولی جانے والی کھڑی کو مسعود صاحب اردو سے قریب ترین خیال کرتے ہیں۔ قدیم اردو دکنی کی صوتی و سربی کی کئی مماثلتیں مسعود صاحب نے اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کی ہیں۔ نمبر 1، دکنی اردو کی طرح کھڑی بولی کی یہ عام خصوصیت ہے کہ اس میں درمیانی ہے گرا دی جاتی ہے، جیسے کا یعنی کہاں، کبھی یعنی کبھی۔ اور نمبر 2، دکنی اردو میں جمع کی علامت الف نون گنا سے کہیں کہیں واو نون گنا سے بھی بنائی جاتی ہے۔ الف نون گنا کی جمع آج بھی میرٹھ، مظفر نگر اور سہارنپور کے اضلاع میں سنائی دیتی ہے، جیسے دگاں، کھیتاں، عورتاں وغیرہ۔ اور نمبر 3، دکنی ضمائر میں سب سے قابل ذکر اپس ہے جو خود کے معنوں میں مشتمل ہے، اس کا تعلق بھی نوائی دہلی کی بولیوں سے ہے۔
आगे चलकर इन ममासलतों के बारे में मसूद साहब लिखते हैं कि मराठी ज़बान के बाज़ लिसानी असरात को छोड़कर दक्कनी उर्दू के तमाम गरीब अल्फाज की तवजी नवाई दहली की 3 बोलियों हरियाणी, खड़ी और ब्रिज से की जाती है। शुमाली हिंद में ज़बान के इर्तिका की रफ्तार सियासी हालात की वजह से तेज़ तर रही। इसके बरखिलाफ दक्कन में अजनबी बोलियों और द्राविड़ी ज़बानों के माहौल में लिसानी इर्तिका रुक सा गया है। यही वजह है कि दक्कनी उर्दू में अल्फाज की वही शक्लें मिलती है जो शुमाली हिंद में आज से 600 बरस पहले राइज थीं। इस तरह ये तय पाता है कि हरियाणी ने कदीम उर्दू की तश्कील में हिस्सा लिया, खड़ी बोली ने जदीद उर्दू का ढोल तैयार किया, ब्रिज भाषा ने उर्दू का मियारी लब व लहजा मुतय्यन करने में मदद दी। मसूद साहब एक और जगह रकम दराज हैं। न तो दक्कनी उर्दू की बिगड़ी हुई शक्ल है और न उर्दू दक्कनी से मिलती है। दक्कनी से मिलती जुलती ज़बान आज भी नवाई दहली के देहात और शहरी दहली के मखसूस तबकात में करखनदारी के नाम से सुनाई देती है। चनाचे दक्कनी ज़बान न तो कोई अलहदा हैसियत है, दक्कनी ज़बान की न तो कोई अलहदा हैसियत है और न दक्कनी ज़बान की कोई अलहदा और मखसूस रिवायत। दहली हो कि दक्कन, हर जगह हिंद ईरानी तहजीब का एक मखसूस ठप्पा मिलता है जो एक तरफ हिंदू तहजीब से मुख्तलिफ है और दूसरी तरफ ईरान और तुर्कमान तहजीब से। दक्कनी अलग तौर से कोई अलग ज़बान नहीं थी, बल्कि जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद तगलुक ने दक्कन पर फौज कशी की और देवगढ़ को दौलताबाद से मौसूम करके इसको अपना पाए तख्त भी करार दिया, तो इसके बायस सिर्फ फौजी अशखास बल्कि आलिम फाजिल और ताजिर भी सभी दहली छोड़कर दक्कन आ गए। चनाच समाजी ज़िंदगी के हर तबके के लोग यहाँ पहुँचे और फौजियों और बुजुर्गों की तबलीगी सरगर्मियाँ ज़ोर शोर के साथ यहाँ पहले से जारी थीं। इसलिए दक्कनी के नाम से ज़बानी उर्दू यहाँ तेज़ी के साथ फ़रोग़ पजीर हुई। उर्दू की पैदाइश शुमाली हिंद में हुई, ये बात मुसल्लम है। वही उर्दू बोलने वाले दक्कन में जब आबाद हो गए तो इस ज़बान का फ़रोग़ दक्कन में हुआ। उर्दू के नाम मकाम की मुनासबत से बदलते गए। चूँकि उर्दू हिंद में पैदा हुई, इस वजह से इसे हिंदी भी कहा गया और हिंदुस्तान की मुनासबत से हिंदवी भी कहलाई। इब्तिदा में उर्दू को हिंदी और हिंदवी भी कहा गया। दहली में चूँकि इसको फ़रोग़ हासिल हुआ, इस वजह से वो ज़बानी दहली भी कहलाई और जब वो गुजरात पहुँची तो गुजरी के नाम से भी पुकारी गई। दक्कन जब वो आई तो दक्कनी कहलाई। दक्कन के बाद जब फिर वो अदबी रूप इख्तियार करके शुमाली हिंद पहुँचती है तो रेख्ता कहलाती है। शाही दरबार में पहुँची तो उर्दूई मौला कहलाई और उर्दू इसका नाम बहुत बाद में पड़ा। तो ये था वो मुख्तसर सा खुलासा जो आज मैंने आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका के बाब को समझने में मज़कूरा खाका बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।